संडे मॉर्निंग 6:14 सिंगापुर फ्लैग वाला एक टैंकर नाम पिक्सिस पायनियर इंडिया के साउथ वेस्ट कोस्ट पर न्यू मैंगलोर पोर्ट में आकर रुका। ये शिप अमेरिका के टेक्सास से करीब 16,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया था और साथ में लाया था हज़ारों टन एलपीजी। पोर्ट अथॉरिटीज़ हफ्तों से इसे ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि अगर ये शिप नहीं पहुंचता तो लिटरली पूरे देश की फूड सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकती थी। ये समझने के लिए कि एक सिंगल शिपमेंट पर इतना कुछ डिपेंड क्यों कर रहा था, हमें एग्जैक्टली 3 हफ्ते पीछे जाना होगा। 28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक मैसिव जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, कोड नेम ऑपरेशन रोरिंग लायन। ईरान ने तुरंत रिटेलिएट किया और एग्जैक्टली वो किया जिसका मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स को डेकेड से डर था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दी। बस एक झटके में ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का एक ह्यूज पोर्शन फ्रीज हो गया। इंडिया के 33 करोड़ घरों के लिए ये कोई दूर की न्यूज़ नहीं थी, ये एक इमीडिएट क्राइसिस थी। डेली कुकिंग के लिए जिस इंपोर्टेड एलपीजी पर ये फैमिलीज डिपेंड करती हैं, वो सप्लाई अचानक ज़ीरो हो गई। मैप देखो तो प्रॉब्लम क्रिस्टल क्लियर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान और ओमान के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा पैसेज इंडिया का प्राइमरी एनर्जी चोक पॉइंट है। इंडिया की कुकिंग गैस इंपोर्ट्स का 90% इसी रूट से आता है। जब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ये स्ट्रेट बंद की तो वो सप्लाई लाइंस लिटरली सीज टू एग्जिस्ट हो गईं। और यहाँ एक और प्रॉब्लम है। क्रूड ऑयल को तो अंडरग्राउंड कैवर्न्स में स्टोर कर सकते हो, लेकिन एलपीजी को कांस्टेंट प्रेशर में स्पेशलाइज्ड हेवी ड्यूटी स्टील टैंक्स में रखना पड़ता है। लार्ज स्केल स्टॉक पाइलिंग बेहद मुश्किल है, इसीलिए इंडिया के पास एलपीजी का सिर्फ 14 दिन का बफर स्टॉक था। पिछले डेकेड में गवर्नमेंट की उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ नई फैमिलीज को गैस ग्रिड से कनेक्ट किया। डिमांड डबल होकर 3.1 करोड़ मेट्रिक टन्स पहुंच गई। डिमांड ऑल टाइम हाई पर, इंपोर्ट्स जीरो और सिर्फ 14 दिन का स्टॉक। देश के पास एग्जैक्टली 2 हफ्ते थे, वरना किचन्स पूरी तरह डार्क हो जाती। स्ट्रेट बैन होने के कुछ ही दिनों में क्राइसिस ग्राउंड लेवल पर हिट कर गई। डेली गैस बुकिंग्स एवरेज 55 लाख से जंप करके 89 लाख हो गई। फैमिली सुबह 3 बजे से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाहर लाइन लगाने लगी, बस एक सिंगल रीफिल के लिए। ब्लैक मार्केट रातों रात खड़ा हो गया। डोमेस्टिक सिलेंडर, जिसकी ऑफिशियल प्राइस करीब 900 रुपए है, वो 3,000 रुपए तक में बिकने लगा। बेंगलोर जैसे टेक हब्स में कमर्शियल सिलेंडर्स ट्रिपल रेट पर हाथ बदल रहे थे। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जो ऑलमोस्ट इंटायरली कमर्शियल एलपीजी पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली हिट हुई। लोकल फूड वेंडर्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स को अपनी डिशेस बनाना बंद करनी पड़ी, क्योंकि ओपन फ्लेम ही अवेलेबल नहीं थी। स्ट्रीट फूड कैपिटल जैसी सिटीज में तवे ठंडे पड़ गए। लोअर इनकम फैमिलीज के लिए ये शॉर्टेज का मतलब था लिटरली ईयर्स पीछे जाना। जिन मदर्स ने क्लीन गैस अडॉप्ट की थी, वो अब बच्चों के लिए पानी उबालने और बेसिक खाना पकाने के लिए महंगी लकड़ी ढूंढने पर मजबूर हो गईं। वुड की सडन डिमांड ने दिल्ली में लकड़ी की प्राइस डबल करके 20 रुपए पर किलो कर दी। मैक्रो लेवल सप्लाई शॉक अब लोकलाइज्ड कैटास्ट्रोफी बन चुका था। मिलियंस ऑफ फैमिलीज वापस हाईली पोल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल्स पर आ गईं। पब्लिक हेल्थ और जेंडर इक्विटी में जो ईयर्स की हार्ड अर्न्ड प्रोग्रेस थी, वो प्रैक्टिकली इरेज हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने रिमेनिंग सप्लाई को ट्रियाज करने के लिए इमीडिएट एक्शन लिया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन्वोक किया गया। डोमेस्टिक रिफाइनरीज को लीगली ऑर्डर दिया गया कि एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए केमिकल स्ट्रीम्स डाइवर्ट करें। हाउस होल्ड सिलेंडर बुकिंग्स के बीच 25 दिन का मैंडेटरी गैप लगा दिया गया। डिप्लोमैट्स ने नेगोशिएट करके क्लोज्ड स्ट्रेट से 2 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स को पैसेज दिलवाई, जो 92,000 टन से ज्यादा गैस लेकर आए। बट स्टिल 22 और इंडियन वेसल्स पर्शियन गल्फ में फंसे रहे, जिन पर 600 से ज्यादा सीफेरर्स अबोर्ड थे। डोमेस्टिक रिफाइनरीज ने प्रोडक्शन 30% बढ़ाई, लेकिन इस क्राइसिस को ट्रिगर करने वाली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी एस्केलेट हो रही है। वॉर में 1400 से ज्यादा ईरानियन लाइव्स लॉस्ट हो चुकी हैं। तेहरान ने इजराइल में टारगेट्स पर डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं, जिसके बाद अरेबियन सी रीजन में ग्लोबल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स शुरू हो गई हैं। इकोनॉमिक डैमेज सीवियर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 पर बैरल के पीक पर पहुंच गया। इंडिया के हाफ से ज्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट्स अब फोर्स मजोर के अंडर हैं, मतलब सप्लायर्स वॉर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए हैं। पिक्सिस पायनियर ने इमीडिएट किचन क्राइसिस तो अवर्ट कर दी, लेकिन हाई वैल्यू एनर्जी और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाली ये रीजनल वॉर अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी को टेयर अपार्ट कर रही है।
इस पूरे एपिसोड ने इंडिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सिवियर स्ट्रक्चरल वीकनेस एक्सपोज कर दी। कंट्री एक वाइटल रिसोर्स का 7% इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट सारा एक सिंगल फॉरेन चोक पॉइंट से रूट करता है और उसे स्टॉकपाइल करने की कैपेबिलिटी नहीं है। पिछले डेकेड में इंडिया ने विशाखापत्तनम और पादूर जैसी जगहों पर क्रूड ऑयल के लिए मैसिव अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व सक्सेसफुली बनाए। तो ऑब्वियस सवाल ये है, देश का खाना पकाने वाली गैस के लिए ऐसा ही पैरेलल प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया गया? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। नॉन गल्फ सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक करने होंगे, पाइप्ड नेचुरल गैस का रोल आउट एक्सेलरेट करना होगा और एलपीजी के लिए डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने होंगे। एनर्जी लॉजिस्टिक्स की बात हमेशा मिलियंस ऑफ टन्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में होती है, बट अल्टीमेटली इम्पैक्ट मेजर होता है किचन के बर्नर पर, उस फ्लेम की एक्सट्रीम फ्रिजिलिटी में जो एक सिंपल मील तैयार करने के लिए ज़रूरी है। जब तक इंडिया प्रॉपर स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स नहीं बनाता और अपनी सप्लाई लाइंस डाइवर्सिफाई नहीं करता, तब तक ये 33 करोड़ घर किसी भी डिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट से बस एक कदम दूर हैं, खाली चूल्हों से।